गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बांग्लादेश की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के उच्च आयुक्त को तलब किया। भारत की यह तलबी ढाका में भारतीय उच्चायोग को मिल रही धमकियां और बांग्लादेशी नेताओं के भारत विरोधी बयानबाजी की बात की है। इस दौरान भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त के सामने औपचारिक रूप से राजनयिक विरोध दर्ज कराया। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्ला को ढाका में भारतीय उच्चायोग को मिली धमकी पर अपनी चिंता जताई। हालांकि इस दौरान धमकी की सही प्रकृति के बारे में नहीं बताया। भारत ने 2024 में हसीना विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी ढाका के उच्चायोग से गैर जरूरी कर्मचारियों उनके आश्रितों को निकाल लिया था। विदेश मंत्रालय ने जारी किया कड़ा बयान। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त महिम रियाज हमीदुल्ला को आज 17 दिसंबर 2025 विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किया गया। अब बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंताओं से अवगत कराया गया। उनका ध्यान विशेष रूप से कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर दिलाया गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा की स्थिति पैदा करने की योजना की घोषणा की है। इससे आगे कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में चरमपंथी तत्वों द्वारा बनाए जा रहे झूठे नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण कि अंतिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है, न ही घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किया है। बांग्लादेश के साथ संबंधों का जिक्र। भारत ने आगे कहा कि भारत के बांग्लादेश के लोगों के साथ घनिष्ठ महत्वपूर्ण संबंध हैं, जिनकी जड़ें मुक्ति संग्राम में हैं और जो विभिन्न विकासात्मक और लोगों के बीच के पहलों से मजबूत हुए हैं। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं। हमने लगातार शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों का आह्वान किया है। हम अंतिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपने राजनयिक दायित्वों के अनुसार बांग्लादेश में मिशनों और चौकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सोमवार को शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं में से एक नेशनल सिटीजन पार्टी के हसनैत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को काटने तक की धमकी दी। अब्दुल्ला ने ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतों को पनाह देंगे और फिर हम 7 बहनों को भारत से अलग कर देंगे। जिस पर दर्शकों की एक वर्ष से जोरदार तालियां बजी। भारत को यह साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी ताकतों को पनाह देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, वोटिंग अधिकारों और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करती, तो बांग्लादेश जवाब देगा। बांग्लादेश पहले से ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी अलगाववादी समूहों के लिए पनाहगाह, ट्रांजिट रूट और लॉजिस्टिक बेस के तौर पर काम करता रहा है। 1990 के दशक से 2000 की शुरुआत में स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश भारत से जुड़े इस्लामी चरमपंथी नेटवर्क को सुरक्षित पनाहगाह भी रहा है। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हुजी और बाद में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे समूह ने बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। भारत विरोधी ताकतें चाहती क्या हैं? बांग्लादेश में वर्तमान में सत्ता व काबिज मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हुए हैं, भारत के साथ तल्खियाँ बढ़ी है। यूनुस चाहते हैं कि भारत शेख हसीना को किसी तरह उन्हें सौंप दे ताकि बांग्लादेश में उन्हें फांसी पर लटकाया जा सके। बांग्लादेश में 12 फरवरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस और छात्र आंदोलन के नेता सभी भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। वे बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाकर बांग्लादेशी लोगों का ध्यान अंदरूनी मुद्दों से भटकाना चाहती है ताकि वोट हासिल किए जा सके। हालांकि इन सभी की सत्ता पाने की लालच ने पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आइए बात करते हैं रूस की। भारत संचालित ईरान के चाबार बंदरगाह पर रूस नज़र गड़ाए बैठा है। रूस ने चाबार को दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार बताया, जो यूरोप और मध्य एशिया से दक्षिण और पूर्वी एशिया को कनेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ईरान के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC में चाबार बंदरगाह को शामिल करने का भी फैसला किया है। रूस के इस फैसले से ईरान को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जो इस कॉरिडोर में जमीनी और समुद्री दोनों रास्तों से योगदान देगा। रूस की प्लानिंग इस कॉरिडोर से भारत से रूस के रास्ते यूरोप को कनेक्ट करने की है। प्रेस टीवी के अनुसार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और रूस के ट्रांसपोर्ट उप प्रधानमंत्री ने तेहरान में उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान रणनीतिक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लागू होने की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। अली लारीजानी ने मंगलवार को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय में विटाली सेवलीव से मुलाकात की और बातचीत की। यह बैठक दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच उच्चतम स्तर पर हुए समझौते के बाद हुई, जिसका मकसद मौजूदा बाधाओं को दूर करना और प्रोजेक्ट को उसके ऑपरेशनल चरण में ले जाना था। रिपोर्ट में बताया गया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आकार देने वाले एक प्रमुख भू राजनीतिक घटक के रूप में समीक्षा की। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जहाज, रेल और सड़क मार्ग का एक नेटवर्क है जो 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। उत्तरी यूरोप को दक्षिण एशिया से जोड़ता है। लारीजानी ने कहा कि ईरान ने कॉरिडोर को चालू करने का पक्का फैसला किया है और वादा किया कि सभी कार्यकारी और संस्थागत बाधाओं को जल्दी दूर कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के कानूनी और ऑपरेशनल ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी समझौतों का अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के निर्देशों के अनुसार कॉरिडोर के रास्ते की सभी जमीन साल के अंत तक अधिग्रहित कर ली जाएगी, जिससे प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट और पूरे तालमेल के साथ आगे बढ़ सकेगा। सर्वे लीव ने ईरान के निर्णायक दृष्टिकोण का स्वागत किया। प्रोजेक्ट को तेज करने ऑपरेशनल प्रक्रिया शुरू करने के लिए मॉस्को की तत्परता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर स्थायी सहयोग को गहरा करने और स्वतंत्र क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मार्ग स्थापित करने के लिए ईरान रूस की साझा रणनीति का हिस्सा है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर INSTC रूस, भारत और ईरान द्वारा शुरू किया गया एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोडल रेल सड़क समुद्री परिवहन मार्ग है, जो पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग से छोटा और सस्ता है, जिससे भारत और रूस के बीच माल ढुलाई का समय और लागत कम होती है। ये गलियारा कैस्पियन सागर, अजरबैजान और ईरान के रास्ते भारत को रूस से जोड़ता है, जिससे मॉस्को और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार बढ़ता है और यूरेशियाई व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आइए बात करें चीन की। चीन ने तिब्बत जैसे ऊंचाई वाले और अत्यधिक ठंडे इलाकों में तैनाती के लिए अपने लाइट बैटल टैंक टाइप 99 को अपग्रेड किया है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टैंक में अब सूचना आधारित कमांड और संचार क्षमताएं, बेहतर एकीकृत फायर पावर और उन्नत तकनीक की प्रणालियां जोड़ी गई हैं। ये जानकारी ऐसे समय आई है जब भारत ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है, जिसे खास तौर पर चीन सीमा से सटे ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है। हांगकांग स्थित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी आधिकारिक मीडिया के हवाले से रिपोर्ट प्रकाशित की है। भारत का जोरावर टैंक, जिसका नाम डोगरा योद्धा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, लगभग 25 टन वजनी है। इसके मुकाबले चीन का अपग्रेडेड टाइप 19 टैंक करीब 55 टन वजन का बताया जा रहा है, जो इसे अपेक्षाकृत भारी बनाता है। चीन ने पहली बार अपने इस लाइट टैंक के विकास की घोषणा 2017 में की थी और इसे सितंबर में बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड में प्रदर्शित भी किया था। नवीनतम संस्करण को खासतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों और अत्यधिक ठंडे मौसम में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टाइप 99 चीन का तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे पश्चिमी देशों के अत्याधुनिक टैंकों की टक्कर का माना जाता है। ये टैंक 125 मिलीमीटर की मुख्य तो भारी कवर तथा सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली से लैस है। इसके पुराने संस्करण टाइप 99A में भी फायर कंट्रोल, नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित प्रणालियों को अपग्रेड किया गया था। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन दोनों द्वारा ऊंचाई वाले इलाकों के लिए हल्के टैंकों पर जोर देना LAC के आसपास बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। आइए बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद अब पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद थी कि हवाई हमले के बाद तालिबान डर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। TTP के आतंकी लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी व्यापारी तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि सीमा व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को ट्रेड में $4.5 अरब का नुकसान हो चुका है। इससे पाकिस्तानी व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। यही नहीं, अब पाकिस्तानी दवाओं का भी अफगानिस्तान ने तोड़ निकाल लिया है। अब भारतीय दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान मीडिया ने चैम्बर के हवाले से बताया कि कृषि और निर्माण जब चरम पर होता है तो हर दिन का निर्यात $5 करोड़ से लेकर $6 करोड़ तक पहुंच जाता है। उन्हें चेतावनी दी कि अगर ये स्थिति जारी रही तो दिसंबर से मार्च तक नारंगी और आलू का निर्यात भयानक रूप से प्रभावित होगा। इससे $20 करोड़ का अतिरिक्त घाटा होगा। बता दें कि TTP को लेकर पाकिस्तान तालिबान के बीच कई बार सीमा पर जोरदार जंग हो चुकी है। इसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी हवाई हमले में भी कई अफगान बच्चे मारे गए। पाकिस्तान की सरकार बौखलाई हुई है और अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दशकों पुराना व्यापारिक और सामाजिक संबंध है। तालिबानी सत्ता को लाने में पाकिस्तानी सेना का हाथ है। हालांकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तानी सेना उन्हें नौकर की तरह से रखना चाहती थी। यह स्वाभिमानी अफगानों को मंजूर नहीं था। उधर पाकिस्तान का रास्ता बंद कर देने की वजह से अफगान सामान कराची पोर्ट पर फंस गया है। इससे निपटने के लिए अब अफगानिस्तान सरकार ईरान के भारत के बनाए चाबार पोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान हर तरफ से ज़मीन से घिरा देश है। यही नहीं, पाकिस्तान में रह रहे अफगान डर के साए में जी रहे हैं। वे घर से बाहर से निकलने से बच रहे हैं। पाकिस्तान की सेना को लग रहा है कि अगर वह इस तरह से दबाव बनाएगी तो इससे तालिबानी सरकार दबाव में आएगी। साथ ही वो TTP आतंकियों पर एक्शन लेगी। इस व्यापार के बंद होने से सीमा के दोनों ओर ट्रकों की लाइन लग गई है। इन पर कोयला, सीमेंट, अनार, कॉटन, दवाएं और अन्य सामान है। यह व्यापार करीब 2 महीने से बंद है। इससे निपटने के लिए अफगानिस्तान मध्य एशिया के देशों से भी व्यापार बढ़ा रहा है। वहीं अब पाकिस्तान को मध्य एशिया में अपना सामान भेजने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.